हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास हिस्ट्री। कल हम लोगों ने दोस्तों डिटेल से बात किए थे हिस्ट्री के बारे में कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके जल्दी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बारीकी तरीके से डिटेल में समझाया गया है। ठीक है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते, यानी कि सारी बेसिक बात जो होता है एक हाई लेवल पे जाने के लिए वो सारे बात को कंप्लीट कर दिया गया है पहले ही वीडियो में, जो कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। कल हम उन लोगों ने बात किया था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में बात किया था दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात किया था। ये काल एक ऐसा काल है जिस समय मानव, जो आदि मानव थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे दोस्तों? ये एक ऐसा काल था और ये इतिहास का पहला काल था जिसमें आदि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वहाँ पर बहुत कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसको हमने 4 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था दोस्तों उसका पूरा पाषाण काल, पहला जो था वो पूरा पाषाण काल। दूसरा था मध्य पाषाण काल, दूसरा जो था वो मध्य पाषाण काल। तीसरा था नव पाषाण काल, तीसरा था नव पाषाण काल और चौथा था ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल। और चौथा था क्या था? ताम्र पाषाण काल। तो हम कल क्या किए थे? पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा कर दिए थे कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। पूरा पाषाण काल इतिहास का एक ऐसा समय था जो एक प्रारंभिक समय था, और इस समय मानव जो थे, जो आदि मानव थे, वो क्या थे? खाना बदोश थे। खाना बदोश करने का मतलब उनका बस खाना खाने का मतलब था और कुछ मतलब नहीं था। घर बनाने का ये कुछ फालतू टेंशन नहीं था। बस साले क्या था कि बस खाना, मतलब खाना, बस खाना बदोश थे। उस समय के मानव, आदि मानव पत्थर से बने हुए औजार एवं हथियार का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि मध्य पाषाण काल बहुत ही छोटा समय था, जो कि 5000 से लेकर के 5000, ये तो जो था मध्य पाषाण काल वो 25 लाख से लेकर के ये 10,000 तक चला था। ठीक, कितना तक चला था दोस्तों? 20,000 तक आई थिंक चला था ना, 20,000 तक चला था। उसके बाद हम लोगों ने अब बात करना था नव पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में बात करना है दोस्तों? हम लोगों को बात करना है नव पाषाण काल के बारे में। तो बात करते हैं नव पाषाण काल किसे कहा जाता है। नव पाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे कि नव पाषाण काल में किस चीज का खोज हुआ था। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों नव पाषाण काल के बारे में कि नव पाषाण काल एक ऐसा काल था। इस काल के बारे में सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में इसका जानकारी दिए थे। कौन दिए थे? सर जॉन लुबाक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। कौन खोजे थे? सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक ने इसका खोज किया था दोस्तों, यानी कि 1865 में, 1865 ईस्वी में इसका क्या किए थे? 1865 में इसका खोज किए थे, यानी कि खोजे थे। नवपाषाण काल के बारे में किसी को बताया था। ठीक है, कितना में? तो 1865 में सर जॉन लुबाक ने बताया था। ठीक है, इस काल में जो मानव थे, जो आदि मानव थे, वो अपना अस्थाई आवास बना लिए थे। अस्थाई आवास करने का मतलब है पहले तो महल वहल बना ही नहीं सकते थे, घर और नहीं, ईट पत्थर का नहीं ना। तो उस समय क्या किए थे उन लोगों ने? झोपड़ी बना लिया था, जो रहने के लिए झोपड़ी होता है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों? अस्थाई आवास बना लिया था। अस्थाई आवास, अस्थाई आवास उन्होंने बना लिया था अपना, जो आदि मानव थे। ठीक है, अस्थाई आवास बना लिया था रहने के लिए कि हाँ हम एक जगह पर रहेंगे, अब यहाँ पर रहेंगे, चाहे कहीं भी, एक बना लिए थे। उसके बाद बात करते हैं साथ ही साथ यहाँ पर कृषि और पशुपालन। साथ ही साथ दोस्तों कृषि, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ था और पशुपालन। और दोस्तों पशुपालन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि पशुपालन का जो प्रारंभ था या कृषि का जो प्रारंभ था वो किस काल से हुआ। तो नव पाषाण काल में पशुपालन और कृषि और अस्थाई आवास, और बात करें तो सर जॉन लुबाक ने इसका खोज किया था 1865 में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करते दोस्तों जो कृषि था दोस्तों, इसे
कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। अब बात करते हैं कि पशुपालन का साक्ष्य जो था वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में दोस्तों देखने को मिला था कृषि। आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में देखने को मिला था कृषि का साक्ष्य। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में किसका दोस्तों? पशुपालन का। पशुपालन का पहली बार दोस्तों जो देखा गया था, ठीक है, तो मिला था साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पशुपालन का खोज, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो किस काल से मिला, तो नवपाषाण काल से। उसके बाद पूछ सकता है कि कहाँ पर, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, आप बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा भारत के नक्शा पर चर्चा कर लिया जाए, जो कि यहाँ पर देखिएगा आप सभी। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं, यहाँ पर दोस्तों एक जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों क्या है, बुर्जहोम है। और बुर्जहोम में दोस्तों ये मान के चलते भारत का नक्शा, ठीक है, आई थिंक बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखिएगा ये दोस्तों। यहाँ पर जम्मू में दोस्तों क्या है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों क्या है, बुर्जहोम में क्या दोस्तों, बुर्जहोम है, जहाँ पर बुर्जहोम, और बुर्जहोम में दोस्तों यहाँ पर माली के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का दोस्तों क्या मिला था, साक्ष्य मिला था। कहने का मतलब है कि पहले के जो लोग थे वो जब उनके मालिक मर जाते थे तो क्या करते थे, कुत्ते को भी साथ साथ क्या करते थे, दफना दिया करते थे। तो वहाँ पर दोस्तों बुर्जहोम में, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में दोस्तों बुर्जहोम में क्या किया गया था, उसके मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी देखने को मिला था, उसके जो साक्ष्य था। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों देखिए क्या मिला था, वहाँ पर माली के साथ साथ कुत्ते का भी देखने को साक्ष्य मिला था। कहाँ पर दोस्तों? बुर्जहोम में। ठीक है, कहाँ पर? तो बुर्जहोम में देखने को मिला था। उसके बाद बात करें दोस्तों यूपी कोल्डिहवा, यूपी कोल्डिहवा में दोस्तों, यूपी कोल्डिहवा में दोस्तों क्या मिला था, उत्तराखंड, यूपी में कोल्डिहवा में दोस्तों चावल का साक्ष्य मिला था। पहली बार चावल का साक्ष्य दोस्तों यूपी कोल्डिहवा में मिला था दोस्तों। ठीक है, मैं भारत के नक्शा पर दर्शा दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी को इस प्रकार से और बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा कि कहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला था, यूपी कोल्डिहवा में चावल का साक्ष्य मिला था दोस्तों। ठीक है, यूपी कोल्डिहवा में चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूपी कोल्डिया में चावल मिल गया। बुर्जहोम में दोस्तों क्या मिला था, कुत्ते के साथ साथ मालिक का भी दोस्तों शव मिला था, यानी कि दफनाया हुआ मिला था। उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंने बताया था दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में वहाँ पर चित्रकारी मिला था, जो कि आई थिंक पशु का था या मानव का हो सकता है, घर बंगला का तो होगा नहीं क्योंकि पहले घर बंगला था ही नहीं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एमपी में दोस्तों भीमबेटका में क्या मिला था, भीमबेटका में क्या मिला था दोस्तों, चित्र में मिला था, चित्र देखने को मिला था, चित्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चित्र मिला था। उसके बाद बात कर रहे थे दोस्तों, ये तो हो गया। और बात करते हैं जो गेहूं, जो चावल, जो कृषि जो था दोस्तों, कृषि 7000 ईसा पूर्व दोस्तों खेती का प्रारंभ किया गया था। 7000 ईसा पूर्व दोस्तों कृषि का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, आई थिंक 70 शायद या 7 ना। पहले बार कौन सा खेती किया गया दोस्तों, तो जौ का किया गया था। किसका दोस्तों? गेहूं का और जौ का किया गया था, जौ और गेहूं का किया गया था। 7000 ईसा पूर्व दोस्तों किया गया था जौ और गेहूं का प्रारंभ। तो पहली बार जौ और गेहूं का दोस्तों किया गया था, वहां पर खेती किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो हो गया। उसके बाद आता है कि नवपाषाण काल में दोस्तों इसका खोज सर जॉन लुबाक ने किया। बार क्यों मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यहीं पर आप सभी को वीडियो देखते देखते याद हो जाए। ठीक है, तो नवपाषाण काल में दोस्तों इसका खोज जो था वो सर जॉन लुबाक ने किया था 1865 में। उसके बाद अस्थायी आवास जो आदिमानव थे बना लिए थे। उसके बाद कृषि का प्रारंभ 7000 ईसा पूर्व किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो लेहुरा देह में दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम कृषि का प्राचीन मिला था ना, न्यूनतम प्राचीन यानी कि कम से कम मिला था लेहुरा देह में। ठीक है, कृषि 7000 ईसा पूर्व को स्टार्ट किया गया था, जिसमें गेहूं और जौ पहली बार किया गया था। उसके बाद दोस्तों पशुपालन आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पहली बार देखने को मिला था। वहाँ पर साक्ष्य जो पशुपालन का साक्ष्य था आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला था।
यहाँ पर बात किया कि जम्मू में दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में बुर्ज होम एक स्थान है दोस्तों। वहाँ पर क्या मिला था कि उसके मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी क्या किया था, दफनाया गया था। यूपी कोल्डिया में चावल का साक्ष्य मिला था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में चित्र मिला था, चित्रकारी किया हुआ मिला था। उसके बाद बात करते हैं दमदमा के बारे में। यहाँ पर ये दमदमा में दोस्तों कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले थे। दमदमा में दोस्तों 3 मानव कंकाल मिला था, देखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया नवपाषाण काल। हमने मध्य पाषाण काल के बारे में बात किया, पूरा पाषाण काल के बारे में बात किया। ये प्राग ऐतिहासिक काल हमारा खत्म हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो इतिहास का प्रकार था वो था दोस्तों क्या था, आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा जो था वो था आदि ऐतिहासिक काल। हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया जो कि फर्स्ट था, और सेकेंड पर है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। अब आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं कि इसमें किस चीज़ का खोज हुआ, किस चीज़ का खोज हुआ था। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल उस समय का एक ऐसा समय था जहाँ पर इसमें लिखी हुई लिपि को पढ़ा जा सका। इसमें लिखना और पढ़ना जो आदि मानव थे वो जानते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लिपि लिखा गया था दोस्तों, लिपि जो लिखा गया था, इसमें जो लिपि को लिखा गया था उसे पढ़ा जा सका। ठीक, उससे क्या किए थे, जो खोजने वाले थे वो पढ़ लिए इस बात को कि क्या लिखा गया है। लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था, लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखा गया था उसे लिप करके पोत दिया था। यानी कि मतलब कि लिखा तो था, लिखा और पढ़ा कुछ नहीं गया था उसमें, लिखा भी नहीं गया था और पढ़ा भी नहीं गया था। लिखा था लेकिन ऐसा लिखा था जिसमें पढ़ा ना जा सका। ठीक है, और इसमें जो था दोस्तों, इसमें लिपि तो लिखा था लेकिन लिख करके पोत दिया था, इसे पढ़ा ही नहीं गया। इसे पढ़ने वाला कोई नहीं था कि इसे पढ़ लिया जाए, पढ़ा नहीं गया दोस्तों, इसको पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, लिपि पढ़ा नहीं गया। ठीक है ना, इसमें लिपि क्या गया था, नहीं पढ़ा गया था, सिर्फ लिखा गया था इसमें ना। उसके बाद उसके बाद आता है इसमें दोस्तों, इसमें किस चीज़ का खोज हुआ था, इसमें हुआ सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों स्टार मार्क के, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता के बारे में बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो बहुत ही बारीकी से और डिटेल में हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के पहले हम बता दें कि सिंधु सभ्यता ये सिंधु नदी पर है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। ये सिंधु नदी के तट पर है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। यह सिंधु सभ्यता सिंधु नदी पर मिली, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। इसकी जानकारी पहली बार चार्ल्स मैसन किसने दिया था दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए खुदाई हड़प्पा सभ्यता से शुरू, और इसकी जो खुदाई थी, ये दोस्तों पहले एक पॉइंट लिख लीजिए कि ये किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी। सिंधु किस नदी किनारे दोस्तों, तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, किसके किनारे, सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा गया। और इससे दोस्तों पहली बार जो इसका खुदाई स्टार्ट किया गया था वो हड़प्पा से चालू किया गया था, हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसे हड़प्पा से ही इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी। खुदाई कहने का मतलब था कि दोस्तों बाढ़ ओढ़ आने के कारण जो सभ्यता थी वहाँ पर जो वहाँ की घर ओर थी वो क्या हो गई थी, ढक गई थी। जब वहाँ पर खुदाई चालू की गई थी तो उस समय पहली बार खुदाई हड़प्पा से चालू किया गया था, जो कि सिंधु के किनारे है, सिंधु नदी के क्या है, किनारे है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने पहली बार, इसका जानकारी दोस्तों किसने दिया था, जानकारी की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी किसने दिया था, तो जॉन कौन दिया था दोस्तों, तो वो दिए थे, कौन दिए थे, इसका जो जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन ने दिया था दोस्तों। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने इसका जानकारी दोस्तों 1826 में दिए थे। 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दिए थे, किसका, तो सिंधु सभ्यता की जानकारी पहली बार चार्ल्स मैसन ने दिया था। और इसकी खुदाई किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो दयाराम साहनी के द्वारा इसका दोस्तों खुदाई स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता।
अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। कौन दोस्तों? सिंधु सभ्यता। कितने में दोस्तों? 13 लाख में। इसको भी लिख लीजिएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे कि बात करते, देखिए जो सिंधु सभ्यता था दोस्तों वो क्या था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, ये क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता विश्व का सबसे पहली सभ्यता थी। इसका आकार दोस्तों त्रिभुजाकार था। आई थिंक कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कि ये आप सभी का सिंधु सभ्यता ही हो गया, क्योंकि इसका आकार देखा गया था कि ये त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था सिंधु सभ्यता। जब इसकी खुदाई स्टार्ट हुई तो वहाँ के जो घर थे वो पक्की ईंट की बनी थी। क्योंकि पक्की ईंट की बनी थी, अगर कच्ची ईंट की बनी होती तो आपको पता कि अगर कच्ची ईंट को अगर खुदाई किया जाए तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, एक दूसरे में मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ की जो वहाँ पर जो ईंट था वो पक्की ईंट की बनी थी। क्या बनी थी? पक्की ईंट की सिंधु सभ्यता की जो घरें थी वो बनी थी। ये घर हो गया, ये सिंधु सभ्यता की घर होगी। जब इसकी खुदाई स्टार्ट किया गया था दोस्तों तो यहाँ पर घर भी मिला था, जो कि मतलब आप सभी को दिखा देंगे हम कैसा मिला था। ठीक है ना, वहाँ पर सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी। इसका विकास, सिंधु सभ्यता की बात करें, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई को क्या किया था दोस्तों? स्टार्ट किया गया था। किसके सहायता से? तो चार्ल्स मैसन की सहायता से दयाराम साहनी ने इसका खुदाई स्टार्ट किए। इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसमें जो घर थे दोस्तों पक्की ईंट के बनी थी, क्योंकि जब खुदाई स्टार्ट किया गया जा रहा था तो उसमें उसकी ईंट बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ मिला। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों किसके बारे में? सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता सिंध नदी के किनारे है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई स्टार्ट हुई थी वो हड़प्पा से ही पहली बार स्टार्ट किया गया था। इसका जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। 1826 ईस्वी में दिया था। इसकी जो अपना जो क्षेत्रफल है कितने में फैला है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई स्टार्ट किया गया था। ये हमारा त्रिभुजाकार इसका आकार हो गया। किसका? तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, क्या इसका आकार? त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो ये रहा सिंधु सभ्यता के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। और सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की पहली शहरी सभ्यता, विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। ठीक है।